ओके बच्चों, तो हमारा चैप्टर नंबर है 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। और कार्यपत्रक है हमारा 10। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, तो मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लिखूं तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। अब सी, ये एक ऑक्सीजन और एक दो ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को लिखूं तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस द्वारा लिख रहा हूं मैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डॉट द्वारा दर्शाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब इनके बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो देखो, इसके पूरे करने के लिए ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके लिए ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और इसके लिए हम करेंगे ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो ये CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन विशाल संख्या में दिखाई देता है। तो देखिए, पहला गुण है कि यानी ये जो कार्बन है अपने समान ही कार्बन के साथ क्या बनाता है, बंध बनाकर इस प्रकार से, ये इस प्रकार के यानी कि श्रृंखला बनाता है। ये कार्बन अपने समान ही कार्बन से जुड़कर क्या बनाता है, ये श्रृंखला, लंबी कार्बन श्रृंखला का निर्माण करता है, और इस गुण को बोलते हैं श्रृंखलन गुण। तो पहला गुण है इसका श्रृंखलन गुण, तो यहां लिख देंगे श्रृंखलन गुण। और दूसरा गुण ये है कि ये 4 संयोजकता रखता है, यानी चतु संयोजकता रखने के कारण ये हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, इस प्रकार के तत्वों के साथ मिलकर ये सहसंयोजक बंध बनाता है। इस कारण से हमारे चारों ओर विशाल संख्या में कार्बन की मात्रा दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीकारक को परिभाषित करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखें ऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो हम सीधी सीधी भाषा में बात करेंगे, यानी वे पदार्थ दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की कमी को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं दूसरों की। ऐसे पदार्थों को ऑक्सीकारक कहेंगे। जैसे अम्ल, जैसे क्षारकीय है पोटेशियम परमैंगनेट। क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट एक क्या है, एक ऑक्सीकारक है। दूसरा है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी क्या है, एक ऑक्सीकारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिरका का संगठन व उपयोग। तो सिरका का संगठन और उपयोग बताना है, तो CH3COOH, ये क्या है, ये एथेनोइक अम्ल है। अब एथेनोइक अम्ल को मान लेते हैं कि ये 100% विलयन है एथेनोइक अम्ल का। अगर इसका तनुकरण करें और तनुकरण करते करते इसका 3 से 4% विलयन ही छोड़ें, तो एसिटिक यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी या एथेनोइक अम्ल के 3 से 4% विलयन को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। और इसके अगर उपयोग की बात करूं तो हम अचार में डालते हैं, यानी अचार के परिरक्षण के लिए, अचार के परिरक्षण के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिसेल की संरचना बनाइए। मिसेल की संरचना बनाते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं इधर एक इस प्रकार की संरचना बना दी, और यहाँ ये इस प्रकार की संरचना बना दी, सेम टू सेम इधर ये इस प्रकार की संरचना बना दी, और फिर इधर ये एक इस प्रकार की संरचना बना दी, फिर एक इधर मैं बना देता हूँ,
यहाँ एक इधर बना देता हूँ, सेम टू सेम इधर बना देते हैं और फिर इधर बना देते हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है वो मिसेल होती है। और यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ Na+ ले लिया ये। अब देखिए, यानी ये वाला जो सिरा होता है इसको बोलते हैं सिर, ये इसका क्या है, हेड है, तो इसको बोलेंगे सिर। और ये इसकी क्या है, पूंछ। तो ये जो सिर होता है, ये वाला हिस्सा होता है जल रागी, और ये पूंछ वाला हिस्सा होता है, ये होता है जल विरागी। जल रागी मतलब जो जल के अंदर रहता है, और जल विरागी जो जल के बाहर रहता है। तो ये है मिसेल की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताइए। साबुन और अपमार्जक में हमें क्या करना है, अंतर बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम एक तरफ लिखते हैं साबुन और एक तरफ लिखते हैं अपमार्जक, तो बारी बारी से हम इसको समझते हैं। यानी साबुन में बात करें तो ये कार्बोक्सिल अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होंगे, और अपमार्जक जो होंगे वो ये है कि ये लंबी कार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक या अमोनिक लवण होंगे। ओके। दूसरा ये है कि साबुन होते हैं वो कठोर जल में झाग का काम नहीं करते। ज़्यादा साबुन की आवश्यकता होती है, घिसते जाते हैं हम, क्योंकि कठोर जल है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, आयन होते हैं, जो साबुन के जो सोडियम और पोटेशियम लवण उनको विस्थापित नहीं कर पाते। जबकि अपमार्जक जो होते हैं वो सल्फोनिक या अमोनिक लवण होते हैं, जो उनके कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण आयन को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर पाते हैं। इसलिए अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल और मृदु जल दोनों प्रकार के जल में झाग देने का काम करेंगे। इसलिए अपमार्जकों का उपयोग एक तो कपड़े धोने वाले साबुन, दूसरा शैम्पू, इसमें उपयोग किया जाता है। तो ये इसके अंतर है, इसको बारी बारी से मैं लिख लेते हैं। तो ये मैंने मुख्य मुख्य क्या है, अंतर लिख दिए। यहाँ पे हम साबुन का भी उदाहरण लिख सकते हैं और इधर अपमार्जक का भी उदाहरण लिख सकते हैं। तो ये आप देख लेना एक बार किताब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है परमाणु किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन है परमाणु किसे कहते हैं। ओके। तो परमाणु वेरी सिंपल है, यानी पदार्थ का, हम ये बोलेंगे कि पदार्थ का सबसे छोटा कण है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो इसको ज़्यादा कुछ इस पे सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण को पूरा करना है। तो इस समीकरण को पूरा करना है, तो इस समीकरण को पूरा करने के लिए देखो CH4 है प्लस Cl2 है, और सूर्य का प्रकाश इस पर डाल रहे हैं, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा CH3Cl प्लस HCl। तो ये वाला यौगिक है वो बनेगा CH3Cl। ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण को समझाइए तथा इसका उपयोग भी बताइए। तो मैं अगर सीधी सीधी भाषा में बात करूं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहेंगे। असंतृप्त की बात करूं तो अगर कार्बन कार्बन के मध्य में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त होंगे, और यदि कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो हाइड्रोजन जनीकरण कहलाती है। और इसका अगर उपयोग की बात करूं तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस का उपयोग होता है। तो मैं इसको अगर लिखूं और इसका उपयोग लिखूं तो मैं ये लिखूंगा कि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों से वनस्पति घी प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है।
ओके, तो ये है हाइड्रोजनीकरण और इसका उपयोग। एथेन का सूत्र लिखकर बिंदु संरचना बनाइए। एथेन, एथेन का सूत्र लिखते हैं हम। देखो, एक और एक, दो कार्बन है, ठीक है। तो एथेन हो गया। और कितने हाइड्रोजन होंगे? एक एच, दो एच, तीन एच, चार एच, पाँच एच और छः एच। अब बिंदु संरचना की बात कर रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन बना देते हैं हम। कार्बन पे चार हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। हाइड्रोजन के एक एक बना देते हैं। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो ये हो गई बिंदु संरचना। एथेन की बिंदु संरचना इस प्रकार से बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो ब्यूटेन का सूत्र लिखना है, तो ब्यूटेन का सूत्र लिखते हैं। देखिए, ब्यूटेन का सूत्र इधर ही लिख देता हूं मैं। C4H10, ये है ब्यूटेन का सूत्र। और एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH, ये है एथेनॉल का सूत्र, जिसको अल्कोहल भी बोलते हैं। तो ये है एथेनॉल और ये है ब्यूटेन। नेक्स्ट कार्यपत्रक है अपना 12। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बन यौगिक में त्रिआबंध उपस्थित होने पर नामकरण में प्रयुक्त होगा। तीन आबंध, यानी कि एक आबंध के लिए हम करते हैं एन, एक के लिए एन। अगर दो बंद हैं तो उसके लिए इन, और तीन बंद है तो उसके लिए बोलेंगे आइन। तो इसका आंसर हो जाएगा आइन। क्या है इसका आंसर? आइन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रसोई घर के सिलेंडर में भरी हुई गैस का नाम है। तो एलपीजी होती है, उसमें एलपीजी, जिसको बोलते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। एलपीजी। नेक्स्ट कह रहा है, एथेनॉल का औषधीय उपयोग। तो एथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो करते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, एथेनॉल के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। नंबर एक, टिंचर आयोडीन। एक तो टिंचर आयोडीन विलयन बनाने के लिए। दूसरा कफ सिरप। और तीसरा कुछ टॉनिक बनाने के लिए भी करते हैं। ये औषधीय उपयोग है इनके, एथेनॉल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया लिखिए। एस्ट्रीकरण में देखो, अल्कोहल और एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल, दोनों की रिएक्शन अगर करा देते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक तो लिखेंगे CH3COOH, ये तो हमने एसिटिक अम्ल लिख दिया। और एक लिख देंगे CH3CH2OH, ये है अल्कोहल। इन दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारे पास प्राप्त हो जाएगा एस्टर। CH3C फिर यहाँ पर O, फिर यहाँ पर CH2CH3। तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया एस्टर। ओके, नेक्स्ट है, कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, क्यों? इसका आंसर ये है कि कार्बन होता है,
जब कार्बन का क्या करते हैं, दहन करते हैं हम, तो ये क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, इसलिए हम इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो इसका रीजन है ये ऊष्मा और प्रकाश देता है। कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऊष्मा और प्रकाश देता है, और साथ में कार्बन डाई भी ऑक्साइड भी देता है। जैसे C+O2, तो क्या बन जाएगा, CO2। तो ये दहन करते हैं हम इसमें। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, IUPAC का पूरा नाम। IUPAC का पूरा नाम होता है IUPAC। इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के मुख्य उपयोग बताइए। तो एथेनॉल के जो मुख्य उपयोग हैं उसमें यह है कि एक तो अभी बताया था, नंबर 1 पेय पदार्थों में, यानी पेय पदार्थ होते हैं शराब वगैरह, उनमें नशे का कारण यही होता है। दूसरा ये है कि टिंचर विलयन, औषधियों के रूप में, है ना, औषधियों के रूप में। इसके अलावा औषधियों के रूप में, इसके अलावा हम ब्लैक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, ये बहुत अच्छा ब्लैक होता है। तो तीसरा उपयोग हम ब्लैक के रूप में भी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हम ये लिखेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक, मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अंतर बताइए। एल्केन यानी कार्बन, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन है। और कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एल्काइन है। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सूत्र होता है CnH2n। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ओके, ये अंतर हो गया। कह रहा है एथाइन का सूत्र लिखिए। एथाइन यानी एथ यानी 2 कार्बन है, तो ये एथाइन का सूत्र हो जाएगा C1 2 3। आइन आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये है एथाइन। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।